डे टाइम, मतलब इस पोजीशन को छोड़ दो, इस पोजीशन को छोड़ दो, इस पोजीशन में भी रेड दिखेगा, इस पोजीशन में भी रेड दिखेगा। इंडिया में हूँ, ठीक है। अभी सनराइज होगा मेरे लिए, तो सनराइज इसी पोजीशन पे होगा, ठीक है। सनराइज यहाँ कहीं से हुआ, अभी सन यहाँ है, ठीक है। ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है, एक्चुअल पोजीशन यहाँ है। सन हमें अब जो डिस्पर्स हुए थे ना, अब वो वापस क्या हो गए, कंबाइन हो गए। जो डिस्पर्जन हुआ था ना, मतलब जो फैला था, ये देखो ये इस हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज टैलेंट। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हो, फुल एनर्जेटिक मोड में हो और फुल एनर्जी के साथ में आ गए हो आप सब हमारी मैजिकल वर्ल्ड में। अब मैजिकल वर्ल्ड सुन सुन के बोर हो गए, तो चलो नया नाम रख देते हैं। मैजिकल वर्ल्ड तो हो गया, कुछ अच्छा सा सोचना पड़ेगा। रुको मैं सोच लेता हूँ, रुक जाओ। साइंस, साइंस, अतरंगी, अतरंगी दुनिया। हाँ, ये बढ़िया नाम है, अतरंगी दुनिया। चलो कोई बात नहीं, मजाक हो गया, मस्ती हो गई। अब एनर्जी मोड में तो हो, लेकिन आ जाओ फटाफट से लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखो, आज के लेक्चर में हम बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन पे बात करेंगे। अब आप कहोगे सर क्या? देखो, आज मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बेसिक मतलब ये नहीं चैप्टर की स्टार्टिंग से। देखो, चैप्टर की स्टार्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। जिस फिनोमिना को पढ़ते आ रहे हो ना, उस फिनोमिना में अब डीपर जाने की जरूरत है। डीपर इन द सेंस कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आज हम पढ़ेंगे, मेन जो हमारा फिनोमिना रहेगा वो आएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आप कहोगे सर व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? तो थोड़ा सा सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, थोड़ा तो करो, तो थोड़ा कर लो, इंतजार करो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे हमारे अर्थ के या हमारे पूरे वर्ल्ड के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को बताता है। अब आप कहोगे सर क्या, कुछ बताओ आप। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। चलो, वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको हिंट दी थी, मैंने बताया भी था, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप सुबह सुबह उठते हो, अपनी छत पे जाते हो, 5 बजे की बात है, लगभग 5 बजे, 5:30 बजे, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे थोड़ा सा सूरज जल्दी आता है ना। 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे, हाँ ऐसे ही सुबह सुबह छत पे गए, सामने आपको सनराइज दिख रहा होगा। वैसे बिल्डिंग जिसके यहाँ होगी उसको नहीं दिख रहा होगा, बाकी कई लोगों को दिखता है, ठीक है। जिसको दिख रहा होगा उसको सनराइज जब दिखेगा ना, तो वो जब देखेगा ना 5:30 पे सनराइज दिखेगा उसको। कितने बजे? 5:30 पे। बट एक्चुअली में पता है क्या होगा? वो 5:30 पे सनराइज दिखेगा जरूर, लेकिन 5:35 पे एक्चुअली में, असली में सन ऊपर आना चालू करेगा। अब आप कहोगे सर 5 मिनट पहले विजिबिलिटी कैसे? मतलब आपका कहना ये है कि जो सन है, या ऐसे मैं सन इधर दिखाता हूँ, कि जो सन है वो अर्थ के पास में। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं आपको अर्थ लाके दिखाता हूँ। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। हमारी अर्थ है, मान लो, देखो अभी मानना क्या है, मैं इस तरफ पे हूँ, इंडिया में हूँ मैं, ठीक है। इसमें आपको कहाँ दिख रहा होगा? यहाँ पे दिख रहा होगा शायद। इंडिया में हूँ, ठीक है। अभी सनराइज होगा मेरे लिए, तो सनराइज इसी पोजीशन पे होगा, ठीक है। सनराइज यहाँ कहीं से हुआ। एक्चुअल में अर्थ के रेस्पेक्ट में जब सनराइज आया या सनराइज हुआ, तो सनराइज होने पे 5 मिनट का टाइम लैप्स क्यों आया, 5 मिनट का गैप क्यों आया? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रहता है, जो रहता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की कंडीशन में। अब आप बोलोगे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में ये अर्थ के रेस्पेक्ट में सन हमें 5 मिनट पहले कैसे दिख गया? मतलब सन एक्चुअली में 5 मिनट बाद ऊपर आया, ठीक है। 5 मिनट बाद, ये समझ लो ये एक्सेस है, यहां आपको सामने दिख रहा है, लेकिन क्या हुआ? 5 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद सन ऊपर आया, बट हमें कितनी देर पहले दिख गया? 5 मिनट पहले वो यहां दिखा, और एक्चुअली में वो कहां है? यहां। ऐसा समझो, अभी सन यहां है, ठीक है। ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है, एक्चुअल पोजीशन यहां है। सन हमें कहां दिख रहा है? यहां। और थोड़ी देर बाद की बात करते हैं, 5 मिनट बाद सन कहां दिखेगा हमें? यहां। लेकिन सन होगा कहां? यहां। मतलब 5 मिनट डिले चल रहा है। अब वो डिले किसकी वजह से चल रहा है, और ये डिले क्या सिर्फ सन में होता है या और भी किसी चीजों में होता है? और एक और इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन आपको पता है, अ, जब आप सुबह उठते हो तो जो सनलाइट रेज होती हैं, सन रेज होती है, रेड रेड अपीयर होती है, पूरा का पूरा स्काई थोड़ा सा रेड अपीयर होता है मॉर्निंग टाइम में होता है, ठीक है। येलोइश, थोड़ा येलो टाइप में, थोड़ा रेड ऑरेंज ऐसा दिखता है, बिल्कुल दिखता है। इवनिंग टाइम पे भी आपको सेम फिनोमेना देखने को मिलता है, ठीक है। बट ड्यूरिंग द डे टाइम, मतलब इस पोजीशन को छोड़ दो, इस पोजीशन को छोड़ दो, इस पोजीशन में भी रेड दिखेगा, इस पोजीशन में भी रेड दिखेगा, इन दोनों सरफेस पे, ठीक है। बाकी यहां से लेकर इस पूरे पोजीशन पे सन आपको सिर्फ, जो आपका पूरा स्काई होगा, ये पूरा स्काई आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू दिखेगा। ये कंसिडरेशन क्या है, ये कंडीशन क्या है जब ये आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू दिखेगा? ये आती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की कंडीशन। किसमें? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की कंडीशन आती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, सॉरी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बेसिक्स तो आप जान चुके हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलो ये समझते हैं सबसे पहले कि जो सनलाइट से आने वाली
व्हाइट लाइट है, ये कैसे अपना जादू दिखाती है? अब आप कहोगे सर बताया तो था डिस्पर्जन, लेकिन मैं कहूंगा मैंने सिर्फ डिस्पर्जन बताया था, अब मुझे एक और चीज बतानी है। वो पता है क्या है? ये जो डिस्पर्जन हुआ, इसको मैं रीडिस्पर्स कर दूंगा। रीडिस्पर्स मतलब वापस रिकॉम्बिनेशन कर दूंगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब कैसे कर दूंगा? रिकॉम्बिनेशन किसका होगा? स्पेक्ट्रम कलर्स का। अब आप कहोगे सर स्पेक्ट्रम कलर्स का मतलब कैसे? देखो, न्यूटन साहब, आप सब जानते हैं न्यूटन के बारे में। न्यूटन वो पहले थे जिन्होंने विजिबल स्पेक्ट्रम किसी भी सनलाइट का, मतलब एक सनलाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम ग्लास प्रिज्म के थ्रू में दिखाया था। मतलब स्पेक्ट्रम यार, ये 7 कलर्स की जो बेंडिंग हुई थी, ये किसने सबसे पहले बताई थी? हमारे न्यूटन ने बताई थी। ठीक है, न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने सोचा कि अच्छा एक बात सोचो, मैं बस एक चीज बता रहा हूँ। देखो, मैंने आपको थैले का एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में। थैले में बहुत सारे वेजिटेबल्स रखे थे, वेजिटेबल फ्रूट्स हो सकता है, कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती है, वेजिटेबल हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, कुछ क्रॉकरी आइटम्स हो सकते हैं, कुछ हो सकता है स्टेशनरी आइटम्स, वो सब रखा है। जाते 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 थैला गया फट, थैला फटा, फटने के बाद में गिरा तो सब आइटम्स अलग अलग डिस्पोज हो गए। वेजिटेबल्स यहाँ हो सकते हैं, ऐसा नहीं सेपरेट सेपरेट हो जाए, मिक्स रहेंगे, बट फैल जाएंगे, एक से अनेक हो जाएंगे। ठीक है, हो गया। अब ये आया किसमें? स्पेक्ट्रम की कंडीशन में। न्यूटन ने एक बात सोची कि जब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्ज हो रहा है, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में क्या हो रहा है? डिस्पर्ज हो रहा है। मतलब व्हाइट लाइट ही वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में डिस्पर्ज हो रहा है। तो क्यों ना मैं वापस इन 7 कलर्स को कोशिश करूं कि इनको और डिस्पर्स कर दूं, क्या पता ऐसा हो जाए। देखो, अगर प्याज गिरा, मान लो अगर प्याज गिरा, तो हो सकता है प्याज में से छिलका रब करने की वजह से वो अलग हो गया और प्याज अलग हो गया। पूरा नहीं, थोड़ा बहुत तो गिरेगा ना। हो सकता है आपका स्टेशनरी की जो पेंसिल गिरी, उसमें से आपकी पेंसिल की निप टूट गई, उसका ग्रेफाइट अलग हो गया, पेंसिल की वुड, पूरा ग्रेफाइट नहीं, बस निप 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 पोर्शन टूट गया। होने में पार्टीशंस हो सकते थे ना। या फिर मान लो आपका मिल्क बॉटल आप लेके आए हो, या मिल्क की कोई मतलब दूध की थैली आप लेके आओ, दूध की थैली गिर गई, थैली गिरी, दूध अलग, थैली अलग। तो मतलब एक चीज में से बहुत सारी चीजें भी निकल सकती हैं। तो न्यूटन के दिमाग में भी यही कंसिडरेशन आया कि क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स हुई थी, व्हाइट लाइट किसमें? 7 कलर्स में विबग्योर में डिस्पर्स हुई थी, अब ये विबग्योर और आगे ब्रेक हो सके, विबग्योर की ब्रेकिंग और ज्यादा हो सके, और ये विबग्योर और ज्यादा आगे ब्रेक होके और कलर्स दे दे, क्या पता कुछ नए कलर्स भी इन्वेंट हो जाए। ठीक है, ऐसा न्यूटन ने सोचा, और न्यूटन ने इस पे क्या किया? काम भी किया। न्यूटन ने सोचा जब व्हाइट कलर्स से या व्हाइट लाइट से 7 कलर्स में डिस्पर्जन हुआ, किससे? ग्लास प्रिज्म से। तो क्यों ना मैं वापस एक ग्लास प्रिज्म लूं, जो 7 लाइट आ रही हैं, जो 7 कलर्स आ रहे हैं, इनको उस ग्लास प्रिज्म पे डाल के देखूं, और जैसे ही ये उस ग्लास प्रिज्म पे आएंगे, तो क्या ये वापस डिस्पर्स होंगे या नहीं होंगे? ऐसा कहना था हमारे न्यूटन का। ठीक है, उसने यही कहा था कि न्यूटन ने क्या किया था? वापस स्प्लिटिंग करने की कोशिश करी, जो स्प्लिटिंग कर पाना पॉसिबल नहीं था। यहां पे कंडीशन आई रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट की। किसकी कंडीशन आ गई? रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट की। मतलब न्यूटन का जो ऑब्जर्वेशन हुआ वो कुछ अलग ही हो गया कि सनलाइट से जो व्हाइट लाइट आती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स को अब न्यूटन ने क्या किया? एक प्रिज्म से तो 7 कलर्स निकाल दिए। ये देखो, व्हाइट लाइट आई, आके टकराई, टकरा के 7 कलर्स में क्या हो गई? डिस्पर्स हो गई। डिस्पर्जन हुआ, डिस्पर्जन होके वो 7 कलर्स कंस्टिट्यूएंट निकले निकले। अब न्यूटन ने सोचा जब स्प्लिटिंग किससे हुई है? हमारे प्रिज्म से, तो एक और प्रिज्म लगा देते हैं। न्यूटन ने इसी के रेस्पेक्ट में एक और सेकंड प्रिज्म ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब जैसे ही न्यूटन सेकंड प्रिज्म लेता है, 7 कलर्स की बेंडिंग इस 7 कलर्स वो सॉरी इस ग्लास प्रिज्म पे हुई। जैसे ही ग्लास प्रिज्म पे ये 7 कलर्स टकराए, टकराते ही पता है क्या हो गया? ये टकराते ही सीधे निकल गए एक व्हाइट लाइट में। मतलब ये डिस्पर्जन, अब जो डिस्पर्ज हुए थे ना, अब वो वापस क्या हो गए? कंबाइन हो गए। जो डिस्पर्जन हुआ था ना, मतलब जो फैला था, ये देखो ये इस तरह से बेंड हो रहे हैं। ठीक है, इनकी बेंडिंग हुई कुछ इस टाइप से, बेंडिंग हुई और डिस्पर्जन रहा वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में। डिस्पर्जन आया, लेकिन दोबारा जैसे ही टकराए, टकराते अभी क्या हुए? वापस जुड़ गए। मैं इधर से दिखाता हूं तो ज्यादा दिखेगा। डिस्पर्जन हुआ, डिस्पर्जन होने के बाद टकराए, टकरा के वापस ग्लास प्रिज्म से टकराए रिकॉम्बिनेशन में, वापस आके एक पॉइंट पे वापस इन्होंने क्या दे दी? वो सेम व्हाइट लाइट जो न्यूटन ने इसी प्रोजेक्शन में, इसी एक एक्सपेरिमेंट में वापस किस पे पाई? हमारी स्क्रीन पे पाई। मतलब न्यूटन को यहां से एक बात तो समझ में आ गई थी कि सनलाइट की जो व्हाइट लाइट है,
ये 7 कलर्स में टूटती है? बिल्कुल टूटती है। वापस अगर सामने कोई प्रिज्म लगा हुआ है, तो प्रिज्म के होने की वजह से ये सारी की सारी 7 लाइट्स फिर किस पॉइंट पे व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी या व्हाइट लाइट में ही चली जाएंगी, जिसकी वजह से ये एक सिंगल पॉइंट पे। क्यों सिंगल पॉइंट पे? सिंगल पॉइंट पे जाने का रीजन क्या रहा पता है? क्योंकि व्हाइट लाइट को भी जिस पे हमने भेजा ना, वो भी एक सिंगल पॉइंट की लाइट थी, वो मल्टी पॉइंट या मल्टीवेरिएंट लाइट नहीं थी, इसलिए वो भी जो डिस्पर्जन हो वो एक सिंगल पॉइंट पे गया इस ऑब्जर्वेशन के रेस्पेक्ट में। और यहीं से न्यूटन का नया फिनोमिना निकला था, जिसको बोला जाता था रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम लाइट्स और स्पेक्ट्रम कलर्स। और स्पेक्ट्रम कौन से? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 हो गए, ठीक है। ये बात समझे? 7 हो गए। इतनी जल्दी मैंने 7 बोला, चलो कोई बात नहीं। ये समझ में आया? रिकॉम्बिनेशन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब रिकॉम्बिनेशन होने के बाद में अब हमें हमारे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन पे, हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर को देखना पड़ेगा, जो है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है ये हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझेंगे। इसके टाइप्स क्या क्या हैं, किस तरह से ये वेल डिफाइंड है, इनको हम अगले लेक्चर से समझेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में तो आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझ लेना है। समझ ले, चलो आ जाओ मेरे साथ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कॉजेस ऑब्जेक्ट्स टू अपीयर वेवी और ट्विंकलिंग व्हेन सीन थ्रू अ हॉट और टर्बुलेंट एयर। व्हेन सीन थ्रू अ हॉट और टर्बुलेंट एयर। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की कंडीशन में आपको ना चीजें बड़ी सी वेवी वेवी या फिर ना रिफ्लेक्टेड दिखेंगी, या फिर आपको दिखेगा कि काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने कई बार देखा होगा, सर्दियों के टाइम पे काफी ज्यादा ये चीज कॉमन रही होगी। जब हम आग जलाते हैं, ठीक है, हम आग जलाते हैं, आग जलती है तो उसकी फ्लेम्स उठती हैं। तो आपके सामने मान लो मैंने यहाँ पे आग लगाई, ठीक है, इसकी फ्लेम्स आ रही है इस पोजीशन तक, ठीक है। इसके सामने मेरा दोस्त बैठा है और मेरे दोस्त आग सेक लेते हैं, आजा घर, मजा आ गया। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा रब करूंगा मुझे गर्मी लगेगी, ठीक है। तो लेकिन आप जब उस फ्लेम के थ्रू या उस जो फ्लेम की हीट निकल रही होगी उसके थ्रू सामने देख रहे होगे ना, आपको पता है कैसा लगेगा? आपका दोस्त विगिल वॉगल कर रहा होगा। वो एक्चुअली में वो डांस नहीं कर रहा, वो पता हो क्या रहा है? वो रिफ्रैक्शन की वजह से जो आपकी लाइट रेज जा रही है ना, उन गैस मॉलिक्यूल से या फिर उन हीट मॉलिक्यूल से, टर्बुलेंट एयर की वजह से वो लाइट जो है ना, वो स्ट्रेट जाने की वजह हल्का फुल्का रिफ्रैक्ट हो जाती है। हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं आपका दोस्त ये करने लगा, ना 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 ना। वो बहुत ही हल्का फुल्का ऐसा विगल वोगल दिखेगा, या फिर ऐसा लगेगा, पता है क्या, विगल वोगल डांस चल रहा होगा उसका। और इसके पीछे मेन रीजन पता है क्या रहेगा? ये हॉट या टर्बुलेंट एयर का ही रहेगा। अब आप कहोगे सर ये फैक्टर हम कहाँ देख सकते हैं? तो मैं आपको बिल्कुल देसी से देसी जुगाड़ दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको दिखेगा। मम्मी घर में दूध गर्म करती हैं, उसके पास में खड़े हो जाना, ठीक है। अब आप कहोगे सर दूध थोड़ी गर्म होता है, और भी तो चीजें गर्म होती है। मैं कह रहा हूँ दूध इसलिए ना, दूध का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी चीजें ना गर्म होकर वहीं रुक जाती है, दूध भग लेता है। अभी कल ही मेरे से गिर गया था, मेरे को बड़ी डांट पड़ी, पता है। चलो, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लो मैंने मिल्क मतलब वो हीट टर्न ऑन करी स्टोव की, जैसे ही वो हीट अप जा रहा है, मतलब ऐसा समझो अभी दूध को भी हटा दो, अगर आप गैस स्टोव को देखो, पर हम दूध को देखते हैं। अभी दूध गर्म हो रहा है, वो हल्का हल्का बॉईल होने लगा, उसमें से वेपर्स निकलेंगे निकलेंगे। पानी ले लो, मिल्क ले लो, कुछ भी ले सकते हो, वेपर्स निकलेंगे। तो आप एक बार क्या करना, जैसे वो आपका बाउल रखा है ना, उसके उसको अपनी इस पोजीशन पे लाना, मतलब बिल्कुल चिपका मत लेना, दूर ही रहना। देखना जो वेपर्स होंगी ना, वेपर्स की वजह से जितनी भी चीजें सामने आपको दिख रही ना, वो सारी की सारी वेवी फॉर्म में दिख रही होंगी। मतलब ऐसा लग रहा होगा उनमें एक वेव स्ट्रक्चर है, वो शेक कर रही है, ठीक है। उनमें क्या हो रहा है, एक वेव नेचर फॉर्म्ड हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? हमारे हॉट या टर्बुलेंट एयर की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? हमारी हॉट और टर्बुलेंट एयर की वजह से। ये फिनोमिना मिराज, मतलब मिराज में भी बहुत ज्यादा देखा गया। अब आप कहोगे सर मिराज क्या होता है? तो मैं बताता हूँ। रेगिस्तान में कई सारी मूवीज में देखा हो ना, डेजर्ट्स में क्या होता है, लोग जा रहे होते हैं, उनको ही मिराज हो जाता है, उनको सब कुछ वेवी वेवी दिख रहा होता है, और यही हॉट एयर वहां पे बहुत ज्यादा रहती है। तो हॉट एयर की वजह से देखो, जो मिराजेस होते हैं ना, वो नकली नहीं होते, पहले बता देता हूँ। इसका भी एक फिनोमिना है, उसको समझेंगे। चलो पहले इसी बात पे आते हैं। तो यहाँ आपने भगोने को देखा, भगोने के सामने हर चीज क्या हो जाएगी, डिन 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 डिन, सांप की फॉर्म में नागिन नागिन डांस करेगी। और वो नागिन डांस किसकी वजह से होगा? रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में लाइट की बेंडिंग होती है। लाइट की बेंडिंग या साउंड वेव्स जो पास हो रही है ना, वो एयर की अलग अलग लेयर्स से पास होंगी। और एयर की लेयर्स कैसी हैं? टर्बुलेंट है, मतलब हॉट है, उनका टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो थोड़ा सा वेवी नेचर में भी रहेंगी, और उनका टेम्परेचर कुछ लेवल तक ज्यादा भी रहेगा, जिसकी वजह से चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब एयर के रेस्पेक्ट में भी एक और बात आएगी कि उनकी डेंसिटीज भी अलग होगी, और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा। देखो, एयर भी अलग अलग टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रखेगी, और उनकी डेंसिटीज भी अलग अलग रहेंगी। क्योंकि कुछ एयर ठंडी है,
कुछ एयर थोड़ी सी गर्म है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी तो चेंज आएगा, दोनों के चेंजेस को भी मेजर किया जाएगा। ओके, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी पे। जो डेंसिटी किसकी, हमारी जो डेंसिटी रहती है एयर की, वो रहती है हमारे टेम्परेचर, प्रेशर और उसकी मेजर ह्यूमिडिटी के ऊपर। देखो अच्छा, मुझे एक बात बताना, आपको पता है मैं अभी यहाँ पे कोई पेपर बर्न करूँ, ठीक है, पेपर बर्न करता हूँ, तो पेपर बर्न करते उसकी जो ऐश होगी ना, वो एयर के साथ में ऊपर उठने लगेगी। क्यों? क्योंकि हॉट एयर राइजेस अप इन द एयर। अब पता है हॉट एयर बलून में आइस को क्यों नहीं, आइस की एयर को क्यों नहीं लेते? अच्छा एक बात बताओ, कभी सोचा कि हॉट एयर बलून में हम वो इतनी बड़ी फ्लेम को जला के क्यों ऊपर हॉट एयर बलून उड़ता है? फ्लेम को मत जलाओ, आप एक काम करो, वहां पे आइस रख दो, आइस से भी एयर निकलती है, ठंडी एयर निकलती है, अच्छा लगेगा, बलून को भी राहत मिलेगी, फटने के चांसेस ही कम रहेंगे। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जो कोल्ड एयर रहती है ना, वो हैवी रहती है और हॉट एयर हमेशा हाई रहती है, या फिर बहुत ज्यादा ऊपर की साइड में रहती है, ठीक है। इसलिए हॉट एयर राइजेस अप इन द एयर, 8th क्लास का कॉन्सेप्ट यार, ये तो पता ही होगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जैसे कि मिराजेस जो सन का शेप है, और सनराइज और सनसेट, और जो अपेरेंट पोजीशन स्टार्स की, जैसा कि अभी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ये सब हम इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की कंडीशन में देखते हैं, जिसमें सबसे मेजर रहता है मिराज। अब मैं मिराज के बारे में एक चीज बता देता हूँ, वैसे मिराज अभी सिलेबस में शायद है नहीं, बट फिर भी एक कॉमन सी चीज बता देता हूँ। मिराजेस की अगर बात करी जाए, सुनना अच्छे से, रेगिस्तान में गए, पसीना, हाँ, कब आएगी जमीन, थक गए, ऐसे करते हुए जा रहे होते हैं। अभी पूरे रेगिस्तान में सैंड ही सैंड है, ठीक है, एयर भी होगी, ऐसा तो नहीं है बिना ऑक्सीजन के जी रहे हो, सांस ले रहे हो मतलब एयर होगी, 100% एयर है। तो एयर कैसी होगी? सैंड की हीट की वजह से वो एयर ऑलरेडी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हॉट एयर में। हॉट एयर मतलब वो टर्बुलेंट एयर होगी, वो इधर उधर वेवी फॉर्म में होगी, होगी बिल्कुल होगी। अब वेवी फॉर्म में होने की वजह, आप जब इधर देख रहे होगे ना, तो समझो उस वेवी नेचर की वजह से कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे एक्चुअल में वो प्लेस आपको दिखेगी रिफ्रैक्शन में। मतलब मिराजेस, लोग कहते हैं ना मिराज हुआ है, हमें सामने दिख रहा है तालाब है, हम गए भागते भागते तालाब की जगह रेगिस्तान में कूदी मार दी, वो एक्चुअली में वो गलत नहीं, वो होता है। बट ऐसा नहीं है कि वो जो दिखा है वो नहीं है, वो कोई जादू नहीं है, वो एक्चुअल में है। मतलब ऐसा सोचो कि वो इधर भाग रहा था रेगिस्तान में, ठीक है, वो इस तरफ में भाग रहा था क्योंकि उसको यहाँ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो यहाँ होने की जगह हो सकता है वो यहाँ हो, या हो सकता है वो यहाँ होने की जगह हो सकता है वो इस जगह पे हो। तो इसी वजह से डेजर्ट में जो भी घूमने जाते हैं ना, उनको परेशानी हो जाती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उन्हें दिखता है कि यार सामने पानी है, भागो, और पानी एक्चुअली में वहां की जगह पे वहां होता है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है और उनको चीजें इधर उधर दिखती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली चीजों को नहीं देख पाते और फिर प्यासे रह जाते हैं। प्यासे रह के, नहीं नहीं, मैन वर्सेस वाइल्ड देखना अच्छा लगेगा, ठीक है, वहाँ पे सही रहता है, वहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मिराजेस की कंडीशन। अब यहाँ पे एक और बात कही गई इंपॉर्टेंट, सन की शेप। अब आप बोलोगे सन तो सर हमें कैसा दिखता है? सर्कुलर ही दिखता है। आपको पता है सन भी स्फेरिकल है, दबा हुआ है। अब ये भी किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन, ये भी हम पढ़ेंगे। और जो ट्विंकलिंग है स्टार्स की, ट्विंकलिंग का बेसिकली आपको बता दो, तो ट्विंकलिंग का फिनोमिना क्या रहता है? देखो अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बॉटम टू द ग्राउंड पोजीशन हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे हम नीचे की डायरेक्शन में आते रहते हैं वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। अभी एक्चुअल में जो स्टार है हमारा वो यहाँ पे है, ठीक है। हमारी रेज जब हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन, क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ पे जितनी भी हॉट एयर है वो कहाँ पे रहेगी? ऊपर रहेगी। और ऊपर की ही तरफ क्या रहते हैं? हमारे स्टार्स रहते हैं। मतलब समझो अभी जितनी भी हॉट एयर है वो कहाँ पे? अर्थ के इस पूरे अपर पोर्शन में, ठीक है। ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ के अपर अपर इतने पोर्शन में हॉट एयर है, ठीक है। अपर पोर्शन में हॉट एयर है और बॉटम पोर्शन पे कौन है? कोल्ड एयर है। हॉट एयर इतना ऊपर ऊपर रहेगी, तो रिफ्रैक्शन जब आप देखोगे, इस पॉइंट तक देखोगे, तो इस पॉइंट के बाद में तो स्टार्स हैं, तो लाइट रेज स्टार्स की वहीं से आ रही होंगी। अब लाइट रेज जब स्टार्स की आपके पास वहीं से आ रही होंगी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब लाइट रेज आप तक पहुंच रही होंगी, तो इन हॉट एयर की वजह से वो थोड़ा बहुत क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो स्टार की अपरेंट पोजिशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और ये कंटिन्यूसली हमें वेवी वेवी लगती है। क्यों? क्योंकि हॉट एयर कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहती है, टर्बुलेंसी में रहती है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में एयर ना रहे, या फिर ये समझो पूरी की पूरी एयर स्टेबल हो जाए, तो आपको सन और स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन देखने को मिलेगी। सन और स्टार की एक्चुअल पोजीशन देखने को मिलेगी। वो रहेगा किस कंडीशन में? जब एयर ही नहीं होती, एयर का कोई फिनोमिना ही आप पे एक्ट नहीं कर रहा होगा। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो सबको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? अब देखो,
ये लेक्चर तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब कल के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर फिनोमेना के बारे में। अब आप हाईवे पर ड्राइव करते हो ना, क्वेश्चन है मेरा, मैं लास्ट में क्वेश्चन देता हूँ। हाईवे पे जब ड्राइव करते हो ना, आपने कई बार देखा होगा रोड के बीच में, मतलब जब दूर तक देख रहे हो तो दूर से ऐसा लगता है रोड के बीच में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, और आपको ऐसा लगेगा बीच में बहुत ज्यादा वाटर, पूरा पानी पानी फैला हुआ लगता है ना, ये होता है ना। ये कंसिडरेशन क्यों होती है और क्या कंसिडरेशन है, या क्या कनेक्शन है इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करूंगा आपका, ठीक है। तो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए एक्सपेरिमेंट और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। गुड बाय, टेक केयर, सी या।